ग्राफ दिए थे जो कि सब उस पर अप्लीकेबल था। ऐसे एक दो और कर लेते हैं, सारा डाउट ही निपट जाएगा, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कल की सर ए नीचे आ रहा है, ए पॉजिटिव जा रहा है। अबे ए पॉजिटिव मतलब ऊपर खुलेगा, जितने का ऊपर खुल रहा है वो सब ए पॉजिटिव है, जितने का नीचे खुल रहा है वो सब ए। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब एक रूट, कट कर रहा है मतलब दो रूट, नहीं कट कर रहा है जीरो रूट। जीरो रूट का मतलब क्या, डी लेस देन जीरो। जीरो रियल रूट है ना, जीरो रियल रूट्स का मतलब डी लेस देन जीरो। तो आसान है ना समझना पकड़ना। फिर वहाँ से रूट दिख जाता है कहाँ एक्स एक्सिस को कट किया, रूट नेगेटिव है पॉजिटिव है किधर है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, सम ऑफ रूट क्या आएगा। तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 2 है और ये 1 दिया हुआ है। ये y एक्सिस और तुम्हारा x एक्सिस ओरिजिन है। क्या, हाँ वैसा ही। अब तुमको बताना है तुमको ट्रू फॉल्स में बताना है, ठीक है ना। किस में बताना है, ट्रू फॉल्स में बताना है। फिर से मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा, है ना। तुमको सबको अपना अपना जो 6 ग्राफ आए हैं उसी 6 ग्राफ से कई सारे प्रॉब्लम तुम करोगे। और जेई मेन एडवांस का मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि इसी 6 प्रॉब्लम ग्राफ से कैसे आते हैं, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। इसमें कई सारे स्टेटमेंट दे रहा हूँ। कमेंट बताओ, ये 6 चीज़ें बताओ तुम यहाँ से। या अपवर्ड पैराबोला है तो ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ऊपर रहता है तो डी लेस देन जीरो रहता है। एक्स एक्सिस को अगर कट नहीं कर पाता है तो रूट्स नहीं मिलता है, इमेजिनरी रूट्स मिलता है, रियल रूट्स नहीं मिलता है। एक एक ग्राफ पे एक एक कंडीशन लिखाया हुआ है। 3 ग्राफ हैं किसके, ए ग्रेटर देन जीरो सब में है, एक में डी ग्रेटर देन जीरो है। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या, 9th क्लास में पढ़ा होगा। कोई भी ग्राफ जितना बार कट करता है उतना जीरो मिलता है या उतना रूट्स मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये y इक्वल टू अगर ए एक्स प्लस बी है तो ये एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब y हो गया जीरो। मतलब ये पार्टिकुलर x या इस पार्टिकुलर x या इस पर्टिकुलर x के लिए y क्या हो रहा है, जीरो, इसीलिए रूट्स मिल रहा है ना। 9th क्लास की बातें हैं। तो एक्स एक्सिस को देखेंगे कितना बार, एक भी बार कट किया है क्या, नहीं कट किया है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या है, y इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, y जीरो होता है ना किसी भी पॉइंट पर, है ना। और y जीरो होने का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे टच करता है इसका मतलब इस x पर y क्या है, जीरो। लेकिन कोई भी y टच किया है किसी x पर, क्या नहीं, मतलब रूट्स नहीं मिल रहा है, रियल रूट्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्स एक्सिस रियल y एक्सिस है ना। तो रूट्स नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, रियल रूट्स नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, डी लेस देन जीरो होना चाहिए था। हो क्या रहा है, डी ग्रेटर, तो क्या है, फॉल्स है। तीसरा, थर्ड, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जहाँ तक जा रहा है उसी को रेंज लिखाए देना। मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, सीधा इतना बोलेंगे रेंज, मतलब y एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू से कहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है, तो 1 से देख लो। 2 एक्सिस पर 2 पर वैल्यू कितना है सबसे कम, y एक्सिस का ग्राफ जो आ रहा है ब्लू वाला लाइन में वो 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू कितना है उसका ग्राफ का, 1 से नीचे आ पा रहा है क्या, नीचे। तो 1 किस एक्स पर मिल रहा है, तो 2 पर मिल रहा है, वो भी मेंशन है ना। तो
अपने को रेंज के लिए क्या देखना होता है, वाई एक्सिस, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मिनिमम टू मैक्सिमम। कहने का मतलब मोटा मोटी ये बात है, डोमेन का जब भी बात करेंगे तो अपन एक्स एक्सिस में देखेंगे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ग्राफ। तो देखो ये ऐसे खुलते हुए जा रहा है, ऐसे शाहरुख खान की तरह नहीं कर दिया ऐसे, है ना, तो ऐसा पूरा फैलते ही जा रहा है इधर से लेकर उधर तक, है कि नहीं। तो दूसरे तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो हो गया क्या ये, ट्रू, समझा क्या। दूसरा, जब भी y इक्वल टू कुछ यहाँ दिया हुआ हो, मान लो कि y इक्वल टू ऐसा दे रखा है, और ये 12th में बहुत काम आएगा, 2x² + 4x + 3, तो इसमें तुमको ये देखना है कि क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक में ऐसा कोई वैल्यू रख रहे हैं कि जिससे ये नॉट डिफाइंड टाइप का चीज़ हो रहा हो। कोई वैल्यू रखोगे, कोई इसको दिक्कत हो रहा है क्या, अरे कोई भी वैल्यू रखोगे इसके करस्पॉन्डिंग कुछ तो आएगा। अगर ऐसा रहता 1/x, y इक्वल टू 1/x, इसमें सारे वैल्यू रख सकते हो क्या, नहीं, x इक्वल टू 0 नहीं रख सकते हो, तो यहाँ पे रुकावट आ गया। x इक्वल टू 0 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ चीज़ हो रहा है कि जब नॉट डिफाइंड हो रहा है, सारे वैल्यू कुछ भी रखो, है ना, कुछ भी दे दो खाने को, राक्षस है ना, खाता जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक खा जाएगा। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, डोमेन एक्सिस। 1000 बार बोला है कि एक्सिस में देख लो कहाँ से कहाँ तक ग्राफ जा रहा है। तो ये देखो, ये चलते जा रहा है, इधर उधर चलते जा रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, देखो ऐसे ऐसे टॉर्च जला के देख लिया करो, शेडो बना या नहीं बना, है ना। अगर पूरा मिस होगा, यहाँ से यहाँ खाली रहता, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्स डोमेन में नहीं है, और ये ऐसे सोचो एक्स में क्या क्या डाल सकते हैं, सारे वैल्यू डाल सकते हैं, ऐसा कोई वैल्यू डाल सकते हैं जिससे नॉट डिफाइंड हो जाए, तो फिर वो हट जाएगा डोमेन से। इसमें डोमेन में देखो 0 नहीं आता है। चलिए इसका बात अलग से करते हैं। चलो नेक्स्ट, 5वां नंबर, वर्टेक्स। तो सर वर्टेक्स ये वाला पॉइंट होता है, और वर्टेक्स होता है क्या है, जिसके अबाउट ग्राफ क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, इधर जैसा दिख रहा है उधर भी वैसा ही दिखना चाहिए। तो वर्टेक्स ये वाला पॉइंट है, और ये पता है इसका x कितना है 2, y कितना है, तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया 2, तो ट्रू है ना। चलो कि जब c कब मिलेगा, देख लो c कहाँ है, यहाँ। c हमेशा कब मिलता है, लिखवाए हैं पिछले क्लास में, जब भी c चाहिए तुम क्या करो, x इक्वल टू 0 डाल दो। जैसे x इक्वल टू 0 रखोगे, ये दोनों क्या हो जाएगा 0, बचेगा y इक्वल टू क्या, तो 0 पर देख लो कि c किधर कट कर रहा है y एक्सिस को, तो 0 पर जो कट कर रहा है ग्राफ यही तो c है, तो c क्या है 0 से ऊपर y एक्सिस को पॉजिटिव में कट कर रहा है, तो ये क्या है c ग्रेटर देन 0। समझे क्या, कई सारे ग्राफ ऐसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे तुम करोगे x0, तो मेन है क्या, y एक्सिस को जब भी कट करेगा ग्राफ, जहां कट करेगा वही c होता है, जहां कट करेगा y एक्सिस को ग्राफ वही क्या है, c है। क्यों, जब भी y एक्सिस को कट करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और जब भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा c। तो अगर नीचे 0 से अगर ऐसे कट किया तो मतलब सब, तब तो c 0 हो जाएगा। लेकिन इसके थोड़ा सा भी ऊपर किया तो c पॉजिटिव y एक्सिस में कट करेगा, इसके थोड़ा भी नीचे करेगा तो c निगेटिव एक्सिस को कट करेगा, तो वैल्यू निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, 0 होगा। समझ गए क्या, तो ये क्या हो गया, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अबे ये खत्म हो जाता है ना, फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है a ग्रेटर देन 0, सेकेंड है d ग्रेटर देन 0, थर्ड है c ग्रेटर देन 0, फोर्थ है वर्टेक्स 1,3। ये ग्राफ है ऐसा y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का। फर्स्ट फॉल्स, क्यों है फॉल्स, डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होता है, ए का वैल्यू ग्रेट स्मॉलर देन, तो ये हो गया फॉल्स, बहुत सही। सेकेंड डी बताओ, ट्रू, क्यों है ट्रू, क्यों, इसे पता चला 2 रूट्स हैं,
बहुत अच्छे, दो जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को सर, दो रूट मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, ट्रू है, बहुत सही। थर्ड बताओ क्यों है फॉल्स? माइनस वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो सर ये जीरो से नीचे कट कर रहा है, मतलब सी है लेस देन जीरो, आपने बोला है ग्रेटर देन जीरो, फॉल्स है। बहुत अच्छे। वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये है और पहले एक्स लिखते हैं तो ये 3,1 लिखाएगा, वह नंबर सेम होने से सेम नहीं लिखता है। ये किधर है? 1,3 ऊपर है कहीं, फॉल्स है। दो कौड़ी का चीज। रेंज क्यों है ट्रू? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ग्राफ जा रहा है, मैक्सिमम 1 तक पहुंच रहा है, उसके बाद नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे रेंज? हमेशा छोटे से बड़े लिखते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जा रहा है ग्राफ, तो रेंज यही है, ट्रू। बढ़िया। उसके नीचे बताओ डोमेन क्यों है ट्रू? अच्छा, पूरा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बन रहा है ना, पूरा फैलते हुए जा रहा है ना, ट्रू। बहुत अच्छे। बातों पर कमेंट करें, ये 6 स्टेटमेंट में ट्रू है या फॉल्स है, अपने को बताना है। अपना अपना तैयार कर लें। चलो ये फॉल्स हो गया। सेकंड क्यों है ट्रू? किसको कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। नाम है इसका ना, नाम है ना। अब तुमको बताएं ऐसे बुलाएं, अबे पीछे वाले, तुमको अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए नाम पूछ लेते हैं ना। ये ट्रू है, क्या है? ट्रू है। ट्रू है क्या? ये यहाँ पे जीरो है, इसके आगे पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ग्राफ जिसको कट करेगा सी वही हो जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस, है ना। ऐसे बोलेंगे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस तो पूरा का पूरा है ना। अब 3 से नीचे कट करा है, नीचे तो पूरा इन्फिनिटी तक है माइनस, प्रॉपर बोलो ना, या तो बोलो 0 और 3 के बीच में कट कर रहा है, ऐसे बोलो। अब सीधा बोल देंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, किसको कर रहा है? तो ये क्या हो गया? ट्रू। चलो ठीक है, तो ये फॉल्स। नेक्स्ट रेंज, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है? 3 तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन 3 तक तो ग्राफ पहुंचा है। अरे पहुंचा है कि नहीं? तो सिर्फ यहाँ अभी गलत है, लेकिन इसको अगर हम ऐसा कर दें क्लोज ब्रैकेट 3 पर, तब क्या हो जाएगा? ये ट्रू। समझा क्या? उसके पहले क्या था? फॉल्स। ऐसे छोटा सा ब्रैकेट इधर उधर कर सकता है चीजें, नीचे वाला क्यों है ट्रू? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बैठ जाओ, समझ गए क्या? तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो तुम लोग, है ना। रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस। रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। इसमें फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, है ना, व्हेन वन रूट एट इन्फिनिटी। और इनफाइनाइट, है ना, वन रूट एट इनफाइनाइट, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। तो अपन किसका रूट का बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही रूट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही रूट का बात कर रहे हैं। और वन रूट एट इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट निकलते हैं? 2 रूट। तो उसमें से एक रूट को इनफाइनाइट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अरे हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट बोलोगे सर वो इनफाइनाइट पे होगा, लेकिन अपने को दिखेगा कैसे कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है? तो ऐसा मानेंगे इनफाइनाइट पे जाके दूर में कट कर रहा है, ठीक है। तो वन रूट क्या करेंगे? इनफाइनाइट करेंगे। अब इनफाइनाइट अगर बोलते तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले कंसीडर कर लेते तो y इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बोलो एक रूट, मान लो इसके अल्फा और बीटा 2 रूट है ना, अल्फा और बीटा 2 रूट है। मान लो अल्फा को मैंने इनफाइनाइट कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया? इनफाइनाइट। तो तुम सोचो कि अगर अल्फा इनफाइनाइट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि लगभग 1 अपॉन लगभग 0। अरे ये जो ऐसे दे रहे हैं मतलब लगभग 0, तभी तो इनफाइनाइट होगा ना उसका वैल्यू।
तो तुम सोचो कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात करते हैं, किसका? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? तो वो भी इनफाइनाइट होगा। अरे दूसरा रूट कुछ होगा तो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा। अल्फा अगर इनफाइनाइट है तो सेकेंड वाला अगर जीरो नहीं है, मान लो कुछ रूट है तो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो भी बड़ा बना देगा, तो वो भी इनफाइनाइट बना देगा, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट को डील करने के लिए ना हमेशा हम क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए इनफाइनाइट को जीरो से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब एक रूट ऐसा समझते हैं कि अल्फा जो है, अल्फा को कंसीडर कर लेंगे ऐसा, अल्फा कैसा कंसीडर कर लेंगे 1/t। क्या कंसीडर कर लेंगे? 1/t। तो अगर 1/t को इनफाइनाइट होना है, इसका मतलब t को कितना होना पड़ेगा? लगभग जीरो होना पड़ेगा, है ना। और फिर करेंगे क्या, अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अरे करेगा कि नहीं? तो अल्फा के जगह हम 1/t सेटिस्फाई करेंगे, क्यों? अल्फा इसको सेम लिए है, अल्फा इनफाइनाइट है तो t कितना हो जाएगा? लगभग जीरो हो जाएगा। तो हम सेटिस्फाई करेंगे तो क्या अपने को मिलता है? a इंटू 1/t²। अरे a इंटू अल्फा स्क्वायर होगा कि नहीं? तो 1/t² प्लस b इंटू 1/t प्लस c इक्वल टू 0। एलसीएम वगैरह लो यहाँ से, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा तुम देख सकते हो। ये तो a/t² होगा, ये क्या होगा? a/t² प्लस b/t प्लस c इक्वल टू 0। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एलसीएम? तो डायरेक्ट लिखूँ क्या? देखो ये t² हो जाएगा तो a प्लस bt प्लस ct² इक्वल टू 0। अब t को उधर भेज 0 कर दें तो अपने पास आएगा फाइनल क्या आएगा, उस बात को देखो। तो अपने पास फाइनल ct² प्लस bt प्लस a इक्वल टू 0। अरे आ रहा है क्या? अब देखो यहां पे कुछ ऐसा नहीं बन रहा है इसका कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t बन रहा है। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और t का वैल्यू कितना है? इसका मतलब t तो इसका एक रूट हुआ ना। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t है और t इक्वल टू कितना है? 0। तो t इसका रूट है तो t का वैल्यू कितना आ गया? 0। मतलब इसका एक रूट कितना है? अगर मान लो t1 तो t1 कितना है? अगर एक रूट 0 हो गया तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? 0 होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को क्या लिखते हैं? अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका लिखे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाएगा 0। ये समझ में आ रहा है क्या इस वाले इक्वेशन का? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को लिखते हैं क्या है? c/a। c मतलब क्या? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। अरे c अपना क्या होता था इनिशियली? कांस्टेंट टर्म ही होता था ना, यही और ये होता था। a क्या होता था? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां से बताओ क्या होगा? तो हाँ, तो इसका वैल्यू कितना है? a बाय c इक्वल टू कितना आ गया? 0। अबे आ रहा है कि नहीं? तो a बाय c इक्वल टू 0। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो ये आ गया। सम ऑफ रूट के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? तो बोलोगे कि सर सम ऑफ रूट में तो ये t2 है और t2 कुछ आएगा तो सम ऑफ रूट तो -b/c आएगा। बेसिकली हम निकालना क्या चाह रहे हैं, ये a/c कब 0 होगा? a/c अभी अपने को a पता है, b पता है, c ये तो दिया रहेगा ना हमेशा, है ना। अब a/c क्या होना है? 0। देखो अगर ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो c 0 हो सकता है क्या? नहीं। अरे अगर ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो c 0 हो सकता है क्या? कभी भी x स्क्वायर t स्क्वायर z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। नहीं तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गायब हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या बोलेंगे कि जो भी हो सकता है लेकिन c नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अगर a/c 0 है इसका मतलब a को 0 होना पड़ेगा। अरे a को 0 होना पड़ेगा कि नहीं? तो c 0 नहीं होगा लेकिन a इक्वल टू क्या होगा? 0। अब देखो, अब ध्यान से देखो कि अगर a 0 हो गया, a अगर 0 है तो हमारा स्टार्टिंग वाला जो इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा? y इक्वल टू ये तो 0 बन जाएगा bx प्लस c। तो फाइनल इक्वेशन कैसा बन जाएगा?
y इक्वल टू, अगर a 0 हो गया तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास, bx प्लस सी। और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अरे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है कि नहीं, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं उस बात को समझो। हमने बोला कि पर्टिकुलर कंडीशन पे रूट्स को निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने माना कि उसका 2 रूट अल्फा बीटा होते हैं, डी अगर ग्रेटर होगा तो 2 रूट्स होंगे। हमने कंसीडर किया कि अगर एक रूट कितना है, इनफाइनाइट है, एक रूट क्या है, इनफाइनाइट है, तो क्या कंडीशन निकल सकता है, कैसा दिखेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका 1 रूट क्या हो, इनफाइनाइट हो। अरे 2 रूट दिखता है ना ऐसे। मैं क्या बोला कि अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता था, अगर जनरल नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसके 2 रूट हैं तो इस तरह से दिखता था। 2 रूट एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है ना, पैराबोलिक होता है। अब हमने क्या सोचा कि क्या करते हैं ना, अभी तो अपने को ये फाइनाइट, अगर रूट का जो वैल्यू है अगर वो फाइनाइट है तो ऐसा दिखेगा। अब क्या किए, कर लिए उसमें एक रूट को इनफाइनाइट बोल दिए। क्या बोल दिए, एक रूट जो है वो इनफाइनाइट हो गया, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखेगा। तुम ही सोचो कि कहाँ पे जाके कट करना है, मतलब ऐसे तो निकलेगा लेकिन कट कहाँ करेगा, जाके कहीं इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पहुंचने के लिए पहले इसे जाके घूमना पड़ेगा ना, ऐसे पैराबोलिक पाथ है तो इसे घूमना पड़ेगा, तो ऐसे इनफाइनाइट पे जाके घूमना पड़ेगा, तो वो तो जाते रहेगा ना सीधे, और एक समय के बाद दिखेगा ही नहीं। तो हम देखना चाह रहे हैं वो कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा। तो हमने क्या कंसीडर किया, एक रूट अल्फा बीटा में एक रूट को क्या कर लिया कंसीडर, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को समझने के लिए ना हमेशा ऐसा चीज़ है कि उसको जानने के लिए हम जीरो से रिलेट करते हैं हमेशा। तो हमने क्या बोला कि चलो अल्फा इनफाइनाइट है तो इसको 1/t मान लेते हैं, तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी भी तो अल्फा इनफाइनाइट ही है। अगर अल्फा इसका रूट है इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह क्या रख देंगे, अल्फा, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c हो जाएगा। और अल्फा वैल्यू 1/t है तो 1/t रख दिया अल्फा की जगह। ये सेटिस्फाई करके इक्वल टू 0 देगा कि नहीं देगा, देगा। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व किए तो अपना इक्वेशन कैसा बना, ct स्क्वायर प्लस bt प्लस a इक्वल टू 0। अब इसमें पता है कि ये t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और t अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में तो इसका कुछ रूट्स होगा। अब अपने को पता है कि t इक्वल टू 0 है, और t इक्वल टू 0 मतलब इसका एक रूट्स है। तो अगर t इसका रूट्स एक रूट इसका हो गया क्या, 0। अरे t तो 0 है ना, तो इतना इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब t एक रूट्स है। एक रूट्स अगर 0 हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बोलेंगे, 0। अरे एक जब 0 हो गया दूसरा उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही तो होना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से 0 बोल सकते हैं। तो हम कंक्लूड क्या करना चाहते हैं यहाँ से, जब हम प्रोडक्ट क्यों करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ जो x या t है उसमें एक रिलेशन बना पाते हैं, ये तो करते हैं ना। और एक बार कोफिशिएंट के बारे में कुछ पता चल जाए तो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने लगता है कि नहीं। तो यहाँ से हम देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होना पड़ेगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक रूट ही 0 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है, c/a। तो c क्या होता था, बेसिकली एक कांस्टेंट टर्म होता था। तो यहाँ पे लिखेंगे तो बोलोगे c तो ये है सर, कुछ गधे ऐसे बोलेंगे, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट बेसिकली होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ कौन काम कर रहा है, t का, तो क्या हो जाएगा a/c। तो a/c को 0 होना पड़ेगा। अब a/c को 0 होगा तो साफ दिख रहा है कि a को 0 होना पड़ेगा, ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा कि नहीं। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 0। c 0 नहीं हो सकता, क्यों, c 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो a इक्वल टू 0 हो गया। और a है क्या, तो स्टार्टिंग इक्वेशन का है ये, है ना, तो a यही है। तो इस इक्वेशन को हम और ध्यान से देखें तो ये कैसा दिखा, y इक्वल टू bx प्लस c जैसा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर इसको तुम थोड़ा और सोचोगे ग्राफ से तो और समझ में आएगा। जैसे देखो, उसके बाद इधर लिखना है, ठीक है ना। तो अगर ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन का तो कैसा बनेगा, bx प्लस c का। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा ही तो बनता है। ये y इक्वल टू किसका है, bx प्लस c। तो तुम्हें यहां से समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, समझ रहे हो बात को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि एक रूट इनफाइनाइट है,
इनफाइनाइट होने का मतलब अरे थोड़ा सा भी अगर नीचे आया तो कहीं फाइनाइट कट कर जाएगा, अपने को जाना कहाँ है इनफाइनाइट, तो इसको तो ऐसे सीधे जाते रहेगा ना, फिर जाके कहीं इनफाइनाइट जाके मिलेगा। तो वन रूट इनफाइनाइट के वजह से ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये समझ लो कैसे जा रहा है और कहीं जाके उधर जाके घूम के जाके इनफाइनाइट पे से जाके कट करेगा फिर नीचे आएगा। समझ रहे बात को, लॉजिक डेवलप हो रहा है ना। चलो तो ये ग्राफ बना लो, है ना, ये ग्राफ बना लो। ये किसका ग्राफ है, when one root at infinite। क्लियर, तो ये कंडीशन के साथ निकल गया, फाइनल क्या निकला, तो अपन कंक्लूड क्या करेंगे चीजों को, अगर एक रूट इनफाइनाइट होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बनना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन। और लॉजिक भी बन रहा है ना, सोचो ना कि एक बार तो कट कर लिया, अब जाके कट करना है कहाँ, इनफाइनाइट पे, तो वो दूर जाएगा ना। अब तुम सोचो, एक हम क्या बोले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करता है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। तो तुम सोचो अगर ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, अब तुम एक स्टोन लिए और एक रूट मतलब मिलने का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो गया, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट हाथ में लिए स्टोन को, अब दूसरा रूट को क्या करना है, इनफाइनाइट पे पहुंचाना, मतलब इस स्टोन को इनफाइनाइट पे पहुंचाना है। तो तुम जो थ्रो करोगे तो खूब जोर से ऊपर थ्रो करना पड़ेगा ना, अगर नीचे ऐसे आ गया तो फिर तो नीचे ही गिर जाएगा, फाइनाइट पे गिर जाएगा। अपने को कहाँ पहुंचाना है, इनफाइनाइट पे, तो इसको क्या थ्रो करना पड़ेगा, हम पूरा स्ट्रेट थ्रो करना पड़ेगा और कहीं जाके जाएगा। तो नीचे आ रहा है लेकिन ये तो दिखेगा कैसा, सीधा। समझ गया क्या, ये कंडीशन था इसका। अब इसी में दूसरा कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आता है, व्हेन टू रूट्स या बोथ द रूट्स एट इनफाइनाइट। क्या कंडीशन आता है, व्हेन बोथ द रूट एट इनफाइनाइट, मतलब अब क्या हो गया, दोनों रूट इनफाइनाइट पे चला गया। अब सोच सकते हो क्या कैसा आएगा ग्राफ, अच्छा कोई सोच सकता है क्या, उसको चॉकलेट मिलेगा। अगर दोनों रूट इनफाइनाइट पे आए तो फाइनल कैसा इक्वेशन आएगा, क्योंकि दो रूट इनफाइनाइट पे होगा तो कैसा होगा, देखो अगर दो रूट फाइनाइट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, बहुत अच्छा सोचा, दो रूट अगर फाइनाइट था तो ऐसा कट कर रहा था या ऐसा कट कर रहा था। अब एक रूट अगर आ गया फाइनाइट और एक रूट क्या आ गया, इनफाइनाइट, इसका मतलब एक रूट को तो कट करेगा और अगला कट कहां जाके करेगा, इनफाइनाइट पे, तो ये तो सीधा चलना पड़ेगा ना इसको स्ट्रेट, तभी तो जाके कहीं दूर पहुंच पाएगा इनफाइनाइट। मतलब समझ रहे हो, इमेजिन करना ही बहुत अनंत, मतलब इनफाइनाइट, तो स्ट्रेट बन गया। अब क्या है, अब दोनों रूट इनफाइनाइट पे चल गए। अब दोनों रूट इनफाइनाइट पे कब जाएगा, जब कोई लाइन, है ना, जब कोई लाइन क्या हो जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, तो ये जाके कहीं कट करेगा इन्फिनिटी पे, ये भी कहीं जाके, मतलब स्ट्रेट लाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ दिखने लगेगा, एक कांस्टेंट लाइन जैसा। समझ गए क्या, बहुत अच्छे। तो देखते हैं अब वही कंडीशन निकलता है कि लॉजिक से तो सोच लिए, अब देखते हैं कि क्या सही में वो मैथमेटिकली वो चीज़ आता है क्या, उसी चीज़ को देखते हैं। ये बहुत सही दो चीज़ है, बहुत समझने वाला चीज़ है कि वन रूट इनफाइनाइट होगा तो क्या कैसा बिहेव करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर दो रूट इनफाइनाइट पे है तो कैसा बिहेव करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन रूट वाला सबको क्लियर है, ग्राफ से भी अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि एक तो फाइनाइट कट कर रहा है, दूसरा इनफाइनाइट कट करना है, तो इसे तुरंत ऐसे नहीं झुक सकता है, और कहीं जाके भी थोड़ा दूर और दूर नहीं झुक सकता है, अपने को इनफाइनाइट जाना है, तुम समझ रहे हो ना, इसको जाना ही पड़ेगा स्ट्रेट। क्लियर, चलो सेकेंड देखते हैं कंडीशन, सेम इसी तरीके से करेंगे, सेकेंड भी लॉजिक वही लगाएंगे। हाँ, सेकेंड बना रहे हैं, व्हेन बोथ रूट, ऐसे बोलो, बोथ रूट एट इनफाइनाइट, बोथ रूट इनफाइनाइट पे करना है, तो बोथ रूट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लेट कर लेते हैं, कोई भी जनरल, है ना, y इक्वल टू यही ax² प्लस bx प्लस c अपना फेवरेट, है ना। अब इसमें क्या करना है कि इसका जो दोनों रूट है, मान लिए एक है अल्फा और दूसरा क्या है बीटा, तो ये भी इनफाइनाइट है और ये भी, क्लियर है कि नहीं। तो अपन इनफाइनाइट से डील करना, फिर से वही वाली बात बोलेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो क्या करते हैं, जीरो से रिलेट करते हैं चीज़ों को। तो अल्फा इक्वल टू क्या कंसिडर कर लेते हैं, 1/t, और t यहाँ से t क्या हो जाएगा, अगर ये इनफाइनाइट है तो t क्या हो जाएगा, t 0 हो जाना पड़ेगा, अरे लगभग 0 होगा कि नहीं, तो इनफाइनाइट है तो लगभग 0 होना पड़ेगा। अब चूंकि ये अल्फा इसका रूट है तो 1/t इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1/t सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिखेंगे, a 1/t होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1/t प्लस c इक्वल टू, और ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, क्यों, अल्फा इसका रूट्स है,
तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो फिर से एलसीएम एलसीएम लोगे तो कैसा हो जाएगा, फाइनल के साथ दिखेगा a प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू सी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। या इसको थोड़ा सा और सीधा करके लिखे तो कैसा दिखेगा, सी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए इक्वल टू 0। अरे सेम सेम वही किए हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि अगर, अब देखो इसका क्या है, T1 और T2 दो रूट्स होगा, T1 और हमें पता है कि अगर दोनों रूट्स इन्फिनाइट है इसका मतलब T1 T2 दोनों को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो 1/T लेट किया है ना, तो अल्फा भी यही आएगा और बीटा भी। तो T1 और T2 दोनों क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा 0, मतलब इसका दोनों रूट्स को क्या होना पड़ेगा, और दोनों रूट अगर 0 हो गया तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों 0 होंगे। अरे होंगे कि नहीं, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, s बोलते हैं, ठीक है ना। s क्या होता है हमेशा, सम ऑफ रूट x माइनस टाइम्स x का कोएफिशिएंट, याद है माइनस b बाय a होता है कि नहीं। अरे s क्या होता है, माइनस b बाय a, तो माइनस b क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो इसको क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x। अरे यही तो फार्मूला ना, 9th क्लास में फार्मूला है, डिवाइडेड बाय b बाय a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अरे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये चीज क्या निकला, सम ऑफ, अगर यहां से निकालें तो ये t, तो माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस बी अपॉन सी को क्या होना पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रूट्स इसके क्या है 0, तो सम ऑफ रूट क्या होना पड़ेगा 0। अब तुम ही बताओ, माइनस बी अपॉन सी को 0 होना पड़ेगा तो नीचे 0 हो सकता है क्या, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो किसको 0 होना पड़ेगा, माइनस बी को। तो माइनस बी को अगर 0 करेंगे तो बी कितना आ जाएगा, अरे तो यहाँ से सीधा मैं बी लिख दूं 0, ये तो निकला, ये तो निकला किससे, सम ऑफ रूट से। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 0 हो रहा है, क्यों, दोनों 0 है ना, अरे हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट को p से दिखाते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म इसका क्या है a, और एक्स स्क्वायर मतलब c हो जाएगा क्या, अरे ये होगा ही नहीं, यहाँ से देख पा रहे हैं, तो ये क्या होना पड़ेगा 0, फिर से c 0 हो सकता है क्या, तो इसका मतलब किसको ये होना पड़ेगा। तो फाइनल कंडीशन क्या निकला कि a को 0 होना पड़ेगा और b को 0 होना पड़ेगा। तो इक्वेशन में अगर a को 0 और b को 0 कर देंगे तो y इक्वल टू क्या बनेगा, अरे ये इक्वेशन 1 हुआ है ना, इन इक्वेशन 1 है ना, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू अगर 0 कर देंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, और y इक्वल टू c का मतलब क्या है, c क्या है, कांस्टेंट ना। अब y इक्वल टू c का ग्राफ कैसा आता है, कांस्टेंट का ग्राफ कैसा आता है, पैरेलल टू x एक्सिस। अरे नहीं बनाए क्या, अरे 9th 10th क्लास में बहुत कांस्टेंट वाला ग्राफ बनाए होगे ना, और तुम सोच लो ना, डब्बा करके बना भी लो, x कुछ भी रहे, y कितना आएगा, c आएगा। y इक्वल टू c आ रहा है कि नहीं, कांस्टेंट लाइन कैसा दिखता है, y इक्वल टू c ऐसे पैरेलल चलेगा ना। ग्राफ अगर देखे तो ऐसा दिखेगा कुछ ग्राफ, देखो ग्राफ कैसा दिखेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x और ये y। अब x ऐसे डब्बा बनाते थे, याद है, किसी का भी ग्राफ बनाना डब्बा बनाते थे, तो तुम y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो गया, x इसमें है ही नहीं, तो x कुछ भी रखोगे, अगर 0 रखेंगे तो भी y c आएगा, 1 रखोगे तो भी c आएगा, -1 रखेंगे तो भी c आएगा, आएगा कि नहीं। अरे x रहता तभी तो वो मल्टीप्लाई होके कुछ चेंज करता, x है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल होगा, तो कुछ ऐसा होगा क्या, पैरेलल टू x एक्सिस, ये कैसा होगा, पैरेलल टू। और तुम देखो कि ऐसा होना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि दोनों को जाके इनफाइनाइट, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, दोनों को इनफाइनाइट पे कट करना है, तो ग्राफ को ऐसे झुक जाएगा तो फाइनाइट पे कट कर देगा, तो एकदम पूरा ऐसे ही चलना पड़ेगा ना। इस समय क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में एक साइड कट किया, दूसरा साइड चलता ही रहा, 2 रूट हो गया तो दोनों साइड चलता रह गया पैरेलल, क्योंकि थोड़ा भी झुकेगा तुरंत कट कर लेगा, ऊपर उठ नहीं सकता, क्योंकि रूट अगर इनफाइनाइट पे आ रहा है, रूट आने का मतलब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, अगर कर रहा है तो इसको जाना पड़ेगा ऐसे सीधे, इसको सीधे, तो y इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। क्लियर है, ये समझे। हाँ, तो ये जेई का
अच्छा टॉपिक है जहाँ से सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना। जेई जब भी पूछता है तो सोचने वाले जगह पे पूछता है, रटने वाले पे नहीं। एनालिटिकल स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, सोचो, है ना, सोचने पे काम करो, समझना। तो पढ़ने का तरीका क्या है, जितना क्लास में इलस्ट्रेशन करवाए तो सबसे पहले क्या होगा कि खुद से करने का कोशिश करो। क्लास में समझे होगे ना, उसको अपने से करेंगे, बिना देखे क्वेश्चन लिखे ईमानदारी से और रफ पेज पे और करना शुरू किए। अटकोगे तब डाउट आएगा कि प्रॉब्लम क्या आया जो हम अटके, फिर उसको कॉपी रेफर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, क्या रेफर करके देखेंगे क्या दिक्कतें आई, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद नहीं समझ में आया तो टीचर से क्लियर करेंगे। ऐसे पढ़ते हैं, लिख के पढ़ने वाला, सोच के पढ़ने वाला ये पढ़ाई है। ये पेज पलटने वाला पढ़ाई नहीं है, कितना भी पेज पलट लो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम जितना पढ़ रहे हो एक भी क्वेश्चन सेम आएगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट आएगा, जो समझ तुम देखे 2 साल में जो समझ सीखोगे वो आएगा। ऐसा थोड़ी है कि जो पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, जो रट लेंगे तो वो क्वेश्चन। बोर्ड थोड़ी है एनसीईआरटी का 8.3 का 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि ये 2 साल जब मेहनत करता है ना, उसके बाद इतना मेहनत करने का आदत हो जाता है, कोई भी एग्जाम को निकाल सकता है। अगर जेईई में दिक्कत भी आया तो मेहनत करना पड़ता है ना, तो सीखता है। तो मेहनत अचानक से करना शुरू नहीं करता है, धीरे धीरे बनता है आदत। चलो क्वेश्चन लिखते हैं एक अच्छा सा। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ P for which the इक्वेशन क्या दे रखा है, 3p² प्लस, यही था ना। और इसमें सबसे पहला केस क्या कंसीडर किए थे कि जब एग्जैक्टली 1 रूट इन्फिनिटी पर हो। पहला केस क्या कंसीडर किए थे, हाँ, एग्जैक्टली 1 रूट एट इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, है ना, एग्जैक्टली 1 रूट एट इनफाइनाइट। क्लियर है, चलो ठीक। तो इसमें इस केस में क्या कंडीशन निकला था अपना याद है, ये वाला 0 हो जाता था। अरे स्ट्रेट लाइन मिलता था ना, हाँ, स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो लीनियर वाला फैक्टर रहेगा ना, स्क्वायर वाला रहेगा क्या, नहीं। तो क्या केस निकला था, a = 0 और उसके साथ क्या निकला था, b 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हो जाएगा तो फिर दोनों रूट इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो b 0 नहीं होना चाहिए, इसके साथ c भी 0। बस देख लो क्या है कि जो कि ये तीनों को केस में देखना था अपने को, तो सॉल्व करते हैं, है ना। तो a क्या है अपने पास, pq, अरे अपने लिए जो भी है ये a है, ये b है और ये c है। चलो ठीक है, तो pq - 3p² प्लस 2p = 0। p ले लिए कॉमन भाई सब, है ना, p² - 3p प्लस 2, इसको फैक्टर कर लिए थे क्या, हाँ, तो p - 1 × p - = 0। अब ये 0 कब होगा, जब ये तो ये 0 हो जाए, p 0 हो जाए, या ये वाला फैक्टर 0 हो जाए, फिर से मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, है कि नहीं, या ये फैक्टर 0 हो जाए तो भी मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा। मतलब या तो p 0 हो जाए, या p - 1 वाला फैक्टर 0 हो जाए, या p - 2 वाला फैक्टर 0 हो जाए। ये तीनों वैल्यू आएंगे कि नहीं यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ गया, एक तो p आ गया 0, दूसरा यहाँ से क्या आ गया, p = 1, तीसरा क्या आ गया, p = 2। समझ रहे हैं क्या, चलो ये तो बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 रूट का, लेकिन इसके साथ साथ ये भी होना पड़ेगा, है ना। इसको सॉल्व करो, b, तो b अपने पास क्या है, p³ - p = हाँ, नॉट इक्वल टू 0। पहले अपन इक्वल टू के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो इक्वल टू 0 बनाएगा बोलेंगे वो नहीं हो सकते हैं। अरे नहीं समझे क्या, हाँ, तो p³ - p = 0 के लिए सॉल्व कर लो। अरे उल्टा, अरे तुमको है ना कि क्लास में बोलेंगे कि ये नहीं चाहिए, तो पहले सबको ला लो, उसके बाद देखो सेपरेट करके कौन कौन नहीं चाहिए, एक एक करके निकाल लो, है ना। तो ऐसे ही p कॉमन ले लो, तो p कॉमन लेंगे तो क्या होगा, p² - 1। अरे कॉमन लेने का मतलब क्या, इससे तो हम डिवाइड करते हैं, तो pq में p से डिवाइड करते कितना बचा, p² प्लस -p में प्लस p से डिवाइड किया कितने बचा, -1 = 0, है ना। तो यहाँ से फिर से बोलेंगे ये फैक्टर। अब देखो यहाँ पे और एक फैक्टर बन सकता है, p × ये 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं, अरे 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो a² - तो a - b × a प्लस = 0। तो यहाँ से भी देख लो, या तो ये फैक्टर 0 हो जाए तो p 0 हो जाए, या p - 1 0 हो जाए, या p प्लस
1 0 हो जाए। जितना भी फैक्टर रहेगा अगर इक्वल टू सब मल्टीप्लिकेशन में रहे और बोले कि सब इक्वल टू 0 होना है तो किसी फैक्टर को 0 करोगे सब होगा 0, तो सब फैक्टर को बारी से 0 करना है, बोलेंगे ये सारे आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो सकता है, p इक्वल टू 0, यहाँ से p इक्वल टू 1 और यहाँ से p इक्वल टू क्या आएगा, p इक्वल टू -1। क्लियर। तो यहाँ से 3। अब ये क्या कर रहा है, इस टर्म को 0 बना रहा है। अपने को 0 चाहिए क्या? अरे चाहिए क्या? तो क्या बोलेंगे, ये वैल्यू नहीं हो सकते। अरे नहीं समझे क्या? अरे समझे कि नहीं? चलो c को 0 करके देखते। तो c 0 करने का मतलब क्या हो गया अपने पास, p³ प्लस 3p² प्लस 2p इक्वल टू 0। p कॉमन ले लो, ले ले कॉमन क्या, फिर से आवाज आने लगा मेरे पास। p² प्लस 3p प्लस 2, ये फैक्टर हो रहा है क्या? कितना बन रहा है, p इंटू ये p प्लस 1 p प्लस 2 इक्वल टू 0। अरे फैक्टर बना लेना इसको, यही बनेगा। तो ये 0 कब होगा, p 0 हो जाए या p प्लस 1 वाला फैक्टर 0 हो जाए या p प्लस 2 वाला फैक्टर, कोई भी फैक्टर 0 होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होना ना। तो सॉल्यूशन तो सारे फैक्टर से आएंगे। तो देखो यहाँ से p 0 है ना, p इक्वल टू इधर से क्या आया, हाँ। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो कि इसको क्या बना रहा है, 0, लेकिन अपने को 0 चाहिए क्या, तो क्या बोलेंगे, ये नहीं हो सकते हैं। तो फाइनली हो क्या सकते हैं, देखो ये बोल रहा है p 0 होगा तो भी एक रूट इन्फिनिटी पर आएगा या एक रूट इनफाइनाइट आएगा। ये बोल रहा है p 0 हुआ तो एक रूट इनफाइनाइट आएगा। ये बोल रहा है p 0 नहीं हो सकता भाई साहब, ये बोल रहा है ये हम भी p 0 में एग्री नहीं है। तो ये आंसर लेंगे क्या, नहीं। अब बोल रहा है कि p1 भी होगा तो भी 1 रूट इनफाइनाइट पे मिलेगा, तुमको टेंशन मत लो, है ना। p 0 चलो नहीं अच्छा लगा तो ठीक है, p1 को ले लो, ये भी इनफाइनाइट पे एक रूट देगा। तो ये क्या बोल रहा है, p1 नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बोल रहा है कि नहीं हो सकता, है ना। अगर p ये बोल रहा है हो सकता है ना, -1 है ना, ये बोल रहा है कोई दिक्कत, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, हमें परेशानी है। अगर p1 ले लेंगे तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 1 रूट इनफाइनाइट पे मिलेगा क्या अपने को, नहीं मिलेगा ना, 2 रूट इनफाइनाइट पे मिल जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्ट्रेट लाइन, दोनों रूट इनफिनिटी पे चला जाएगा। तो ये आंसर होगा क्या, नहीं होगा। समझ रहे हो ना। अब आई बारी p2 की। अरे बोला कोई दिक्कत नहीं, 0 1 नहीं चलेगा, 2 को लो। 2 भी तुमको एग्जैक्टली 1 रूट कहाँ पे देगा, इनफाइनाइट पर। तो इसको बोले कि तुमको 2 से प्रॉब्लम है, बोला नहीं, हम अपने को 2 से प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोले तुमको 2 से प्रॉब्लम है, नहीं है। मतलब 2 के लिए ग्रीन सिग्नल, 2 के लिए ग्रीन सिग्नल। तो आंसर क्या हो गया, p इक्वल टू, किस केस में, जब एग्जैक्टली 1 रूट इनफाइनाइट पे चाहिए। समझ गया क्या, मतलब ये तीनों, जब भी एग्जैक्टली 1 रूट इनफाइनाइट का बात आएगा, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, तीनों वैलिड होना चाहिए। ये तो वैलिड होना ही चाहिए, वो भी तुमको वैलिड होना चाहिए। क्लियर, समझे क्या, किसी को दिक्कत, हाँ। मतलब a 0 ये तीनों कर रहा है, लेकिन अपने को b 0 नहीं चाहिए और c 0 नहीं चाहिए। तो अगर सेम नंबर उधर आ रहा है मतलब वो आंसर नहीं होगा, बिल्कुल। जब एग्जैक्टली अपने को कितना, मतलब अब बोथ रूट एट इनफाइनाइट चाहिए। क्या चाहिए, बोथ रूट्स एट इनफाइनाइट। तो कंडीशन क्या होता था, a इक्वल टू 0 होता था, ये भी 0, y इक्वल टू सिर्फ यही बचता था ना। मतलब a इक्वल टू 0 होता था और b इक्वल टू भी 0 और c नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो अब अपने को ये चाहिए, अब क्या होना चाहिए, ऐसा वैल्यू अपने को चाहिए जिसमें a भी 0 हो रहा हो, b भी 0 हो रहा हो और c नहीं 0 हो रहा हो। अब देख सकते हैं a 0 किस पे आ रहा है, 0 1 2 पर। तो पहले इस दोनों में कॉमन ले लेते हैं। अरे इस दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ होना है ना। कॉमन का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन में क्या क्या आता है, सिर्फ 1 आ रहा है क्या, तो p इक्वल टू 1 आ रहा है। अरे इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, दोनों में कॉमन। तो इसमें 0 है, उसमें 0, और ये p1 है, 1 भी है, 2 उधर 2 नहीं है। इंटरसेक्शन में क्या आया है, ये और ये।
लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि इस दोनों में कोई ऐसा वैल्यू ना हो जो कि सी को 0 बना दे। अपने को सी 0 नहीं चाहिए, समझ रहे हो क्या? तो देख लेंगे क्या 0 और 1 कुछ है क्या उधर? हाँ 0 है, मतलब 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा 1, क्योंकि 1 उधर नहीं है। 1 सी को 0 बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है, तो P इक्वल टू क्या आ गया 1। तो अपना जो आंसर आया क्या आया, जब बोथ रूट इनफिनाइट पे हो तो P इक्वल टू, अरे समझ गए क्या? चलो थर्ड अपन क्या बात किए थे, आइडेंटिटी का बात किए थे, है ना? आइडेंटिटी बनना चाहिए। थर्ड केस क्या था अपना, बोले कि यही इक्वेशन क्या बन जाए, P का वैल्यू बताओ जब ये इक्वेशन क्या बन जाए, बिकम्स, हाँ बिकम्स आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी बनने के लिए ए भी 0, बी भी 0 और तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 0 होने चाहिए, ये भी 0। अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि एक साथ कब 0 हो रहा है, मतलब तीनों का। अबे 3 बकेट में इंटरसेक्शन नहीं ले सकते क्या? आम, इमली है ना, एप्पल है कुछ, तो ले सकते हैं ना। देखेंगे तीनों में, तो तीनों में कॉमन क्या है? 0। क्या कॉमन है? 0। तो बस आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो P इक्वल टू 0 आंसर हो गया। तो P ऐसा है, और तुम देख सकते हो जैसे P को 0 करेंगे ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0 हो जा रहा है, मतलब आइडेंटिटी बन गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया? आइडेंटिटी। ये बहुत अच्छे सवाल हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये समझ लेंगे तो अपन नहीं कर पाएंगे सॉल्व। क्या अबे आसान है ना।